टॉपिक शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट जनरल बात कर लेते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी 30 सेकंड की। आप लोगों में से कई लोगों ने शायद देख ली हो, कईयों ने ना देखी हो। तो उसमें मैंने आपसे बात की थी कि कई स्टूडेंट्स हैं कि जो कहते हैं कि हमारा क्योंकि लंबा गैप हो चुका है, लॉकडाउन के दौरान कोई पढ़ाई नहीं हुई है और अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो हमारा वो फ्लो नहीं बन पा रहा है। अब पढ़ने का हमारा मन नहीं करता है क्योंकि ज़्यादा गैप जो है हमारी स्टडीज़ में हो गया। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में कहा था, शॉर्ट्स में यही कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अपने पास रखें, उसको एक बार थ्रू आउट करें, उसको देखें कि क्या क्या उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब आपको लगेगा कि क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो आपको लगेगा अंदर से कि नहीं, अब हमें पढ़ना चाहिए, अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना है। चाहे हमारा पढ़ने का मन हो या ना हो, अब हमें ज़रूर पढ़ना है और एग्ज़ाम क्लियर करना है और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं मानती हूँ काफ़ी लंबा गैप हुआ है कोरोना लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन एक के बाद एक कोई ना कोई नोटिफिकेशन आती जा रही है, तो अब बिल्कुल ढील ना बरते। टॉपिक की बात करें तो कल मैंने आपसे बोला था कि हम साइंस की एक न्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं और उसमें कल मैंने आपको एक टॉपिक दिया था सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, कोशिका और कोशिका की संरचना के बारे में। साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक दिया था। इस टॉपिक पर मैं वीडियो पूरी थ्योरी पहले पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया गया है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ जो हमने साइंस सीरीज शुरू की हुई है, इसमें हम टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में, पिछले गवर्नमेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं और जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक हम टॉपिक वाइज जो है हम आज वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो मैंने बताया था कि आज का जो टॉपिक हमने फाइनल किया था वो सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर था, कोशिका और कोशिका संरचना, जिसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पिछले सालों में बार बार रिपीट हुए हैं, उसको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आ जाए। और एक और चीज़, चाहे ये एक पॉइंट है जैसे कि लार्जेस्ट सेल, लेकिन इसमें मैं आपके एक पॉइंट में ही 2-3 चीज़ें कवर करूंगी, तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा। तो शुरू करते हैं। तो साइंस का हमारा बायोलॉजी में पहला टॉपिक जिससे हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो है आपका सेल या कोशिका। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सेल जो है, सेल के बारे में जिसने सबसे पहले सेल को देखा और उसके बारे में एक्सप्लेन किया, वो कौन थे? ल्यूवेनहॉइक। और सबसे पहले जिन्होंने सेल वर्ड, जो कोशिका शब्द है, इसका यूज़ किया, इसका प्रयोग किया, वो कौन से साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने कोशिका शब्द का जो है प्रयोग किया। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, वो ये कि स्टडी ऑफ सेल यानी कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो इसके लिए एक टर्म यूज होती है, सेल से रिलेटेड ही टर्म है, आप एक हिंट ले सकते हैं, वो क्या है? साइटोलॉजी। क्या है? तो स्टडी ऑफ सेल क्या बोल देते हैं उसे हम? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एसएससी, एमटीएस, आपके पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरएएस, पीसीएस लेवल के एग्जाम, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। तो ध्यान से सुनिएगा कि तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो सेल है, लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी जो कोशिका है, जीवित कोशिका, वो कौन सी है? उसका नाम बताएं। तो वो कौन सी है आपकी? कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग। अगर आपको पहले से ही आंसर पता है तो आप ये देखिए कि आप कितना स्कोर पर कर पा रहे हैं। अगर यहाँ 20 क्वेश्चन है तो 20 में से आपके कितने ठीक हो पा रहे हैं, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल है लिविंग वर्ल्ड में, वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है
उसका जो सेल है, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो एक सेल है, वो जो सेल है लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा जीवित कोशिका या लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल। तो ऑस्ट्रिच का जो एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ा आपका सेल हो गया। अब दूसरी तरफ एक और चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर ले कि अगर आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल हो गया शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका लिविंग वर्ल्ड में कौन सी है, तो आप क्या है वो माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा आपका एक जीव है। तो इसका जो सेल है, माइकोप्लाज्मा जो सेल है, ये आपकी सबसे छोटी कोशिका यानी कि स्मॉलेस्ट सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। अब सेल जो है दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। जनरली इन दोनों सेलों में, सेल के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में बार बार कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता। 4 ऑप्शंस में दिए जाएंगे, तो मैं यहाँ 2 चीज़ों का डिफरेंस जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल है, मैं दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एक वेल डिफाइंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके बाहर होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एक वेल डिफाइंड जो सेल वॉल होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, वो नहीं होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये हो गया आपका पहला मेन डिफरेंस किस चीज का, मेम्ब्रेन का, कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाई जाएगी, जो सेल की बाहरी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाएगी, और साथ ही प्रोकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है, कि क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड एक मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको एक साफ स्ट्रक्चर नहीं दिखता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के पास क्योंकि एक मेम्ब्रेन है, तो उसका एक आपको सीधा सा साफ जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और दूसरा, प्रोकैरियोटिक सेल का अपना जो है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, तो आपस में इन दोनों को मेन डिफरेंस इन दोनों में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक जीव। तो सबसे छोटा जो प्रोकैरियोटिक जीव है वो कौन सा है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, याद रखें, माइक्रोप्लाज्मा। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइक्रोप्लाज्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल प्लांट्स के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं, लेकिन प्लांट सेल और एनिमल सेल की जो मेम्ब्रेन है उनमें मेन डिफरेंस क्या है। अगर ये मेम्ब्रेन अगर हम नहीं लिखते हैं, मान लिया हम यहाँ नहीं हटाते हैं, तो कई बार अलग अलग क्वेश्चन बना देता है, लेकिन हम मेन जो चीज़ है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर वो चीज़ अगर आपने पकड़ ली, वो चीज़ याद रखी, तो आप कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस, जो बाहरी तौर पर हम स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो उनमें मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस है इनकी सेल वॉल में, यानी कि इनकी जो बाहर की कवरिंग है उसमें। कैसे, प्लांट सेल जो है वो डबल मेम्ब्रेन है, इसकी 2 मेम्ब्रेन है इसकी सेल के बाहर, जबकि जितने भी एनिमल सेल है उसमें क्या है, आपका एक मेम्ब्रेन है, एक ही जो है आपकी बाहर जो है झिल्ली पाई जाती है, ये आपका सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेनस क्यों है, क्योंकि प्लांट सेल में बाहर आपकी क्या पाई जाती है, सेल वॉल, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें बाहरी जो सेल वॉल होती है, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में होती है, वो नहीं होती। तो मेन डिफरेंस जो दोनों में है वो है आपका सेल वॉल का, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि सिर्फ किसमें पाई जाती है, आपके प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। दूसरा चीज, प्लांट सेल में अगर आप देखें तो प्लांट सेल में आपके प्लास्टिड्स पाए जाते हैं,
जबकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ये चीज़ भी आप एडिशनल लिख सकते हैं कहीं साइड में। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, जबकि एनिमल सेल में आपके क्या पाए जाते हैं, आपका सेंट्रियोल पाया जाता है। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी इनकी मेम्ब्रेन से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सेल वॉल है किस में पाई जाती है, तो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाएगी, जो कि डबल मेम्ब्रेनस है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, वो भी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि अर्ध पारगम्य यानी कि सेमी परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल होगी, सेमी परमिएबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्लांट्स में जो सेल मेम्ब्रेन है, यानी कि जो आपकी बाहरी सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति, वो किससे बनी होती है? तो वो किससे बनी होती है? सेलुलोज। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लें। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विश्व में जो सब्सटेंस है वो सेलुलोज ही है, जो कि प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर प्लांट सेल वॉल या प्लांट्स की जो कोशिका भित्ति है उसकी बात की जा रही है, जो कि सेलुलोज से बनी होती है। और सेल वॉल जो होती है, जो प्लांट की जो सेल का जो सबसे बाहरी जो झिल्ली है, इसके बारे में याद रखें कि ये आपकी डेड होती है, ये आपकी निर्जीव होती है। और निर्जीव होने के बाद ही ये प्लांट्स को क्या है, कड़ा स्ट्रक्चर देती है, एक मतलब कड़ा स्ट्रक्चर दे देगी, जिससे कि उनकी जो वॉल का सेल का जो स्ट्रक्चर है एक तरह से स्टिफ बना रहता है, कड़ा बना रहता है, उन्हें एक वेल डिफाइंड शेप ये देता है। तो प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जो कि निर्जीव होती है। यहाँ एक और चीज ऐड कर ले कि जो आपकी फंजाई होती है, कवक होती है, उसमें जो आपकी सेल वॉल होती है वो आपकी सेलुलोज से नहीं बनी होती, वो किससे बनी होती है? किटीन से। यहाँ पे लिख ले किटीन, CHITIN। काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो कवक या फंजाई में जो आपकी सेल वॉल होती है वो किटीन से बनी होती है, जबकि प्लांट्स में आपकी सेलुलोज से बनी होती है। इस चीज में कंफ्यूजन ना हो आपको। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जीव जगत में, लिविंग वर्ल्ड में, जो हमारी जीवों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बेसिक जो सिद्धांत है, जो बेसिक आधार है हमारे जीवन का, वो कौन सा स्ट्रक्चर है सेल में? तो वो है आपका प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो सेल में जो आपका एक फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, जिसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? वाटर, जल। तो 80% जो है इसमें जल पाया जाता है, तो ये चीज याद रखें। उसके बाद है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो आपका प्रोटीन संश्लेषण है, उसमें किसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है? तो सेल में जो हमारा प्रोटीन संश्लेषण होगा, प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है? कौन से सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मेनली काम करता है? तो वो कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोसोम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो तरह का होता है। अगर ये आपको थोड़ा लग रहा है कि क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सेलुलोज सेल वॉल क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है सेल वाले, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप पहले जाकर वीडियो देखें, आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ एक स्मूथ। स्मूथ पे जो है कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते, रफ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम ये दोनों ही मेनली काम करते हैं सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो इनकी मेन इंपॉर्टेंस सेल के अंदर होती है। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग या एटम बॉम्ब किसे कहा जाता है? तो सेल के अंदर कौन सी कोशिकांग है, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिसे सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग या एटम बॉम्ब के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लाइसोजाइम। और इसे क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग या एटम बॉम्ब? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जब इनको लगता है, ये हमारे लिए सबसे पहले बता दूं कि ये हमारे सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
जब सेल हमारे खराब होने लग जाए, सेल जो है काफ़ी ओल्ड हो जाए, या सेल में कोई कैंसरजेनिक जो है एक्टिविटी लगने लग जाए, तो ये लाइजोजाइम जो आपके सेल बॉडी है, सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंतर्गत, इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो एकदम से फूट जाता है। और जब लाइजोजाइम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है इसके अंदर से बाहर आकर पूरे सेल में फैल जाएगा, तो क्या है, वो उस सेल को मार देता है, डेड हो जाता है। तो अपने आप ही ये अपनी डेथ जो है कर लेता है लाइजोजाइम, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग या एटम बॉम्ब कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? शक्ति स्थल जो आपका कोशिका का है वो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करें, माइटोकॉन्ड्रिया। बार बार ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, बिल्कुल ना भूलें, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो आपका फूड का जो ऑक्सीडेशन है हमारे सेल के अंतर्गत वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली ही करती है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और एकमात्र ऑर्गेनेली ऐसी कौन सी है हमारे सेल के अंदर जो हमें पता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है आपका डीएनए पाया जाता है, और सेल में जो आपका फ्लूइड है, प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर आपके सेल ऑर्गेनेली जैसे कि राइबोसोम पाई जाती है। लेकिन सेल के अंदर एक ऐसी भी सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग है जिसके अंतर्गत अपना डीएनए और अपने राइबोसोम पाई जाती है, तो वो कौन सा सेल ऑर्गेनेली है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी से कहते हैं। ये हमें एनर्जी प्रोवाइड भी करता है क्योंकि ऑक्सीडेशन करता है फूड का। साथ ही ये अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग होता है सेल के अंतर्गत जिसका अपना थोड़ा सा डीएनए, थोड़ा सा राइबोसोम होता है। तो ये चीज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? कौन से सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग में होता है? तो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो वो होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। तो प्लास्टिड के अंदर जो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट, वहाँ प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल के कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? जो सेल के अंतर्गत ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग है जिसे सेल का कंट्रोल सेंटर या नियंत्रक केंद्र कहते हैं? तो किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को, जिसमें कि आपका डीएनए होता है जो कि सारी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। डीएनए जिसमें कि आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। तो न्यूक्लियस जो है आपकी सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे नियंत्रक केंद्र या कंट्रोल सेंटर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डीएनए, सबसे पहले तो याद होना चाहिए डीएनए की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, द्विकुंडलीय संरचना है, वो किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का हमारा डबल हेलिकल मॉडल है, द्विकुंडलीय संरचना है, जबकि आरएनए हमारा सिंगल हेलिकल मॉडल है, एक कुंडली संरचना उसमें मिलती है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने इसके बारे में बताया है? वाटसन एंड क्रिक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है? हेप्टोस पाई जाती है, हेप्टेन पाई जाती है, पेंटोस पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है? तो डीएनए में शुगर आपकी पाई जाती है पेंटोज शुगर। याद रखें, कई बार डिऑक्सीराइबोज शुगर भी लिखा होता है, कई बार वो भी ठीक है, और कई बार पेंटोज अगर लिखा हो तो आप इसे टिक करें। पेंटोज शुगर आपके जो है डीएनए में पाई जाती है। डीएनए में शर्करा है पेंटोज। नेक्स्ट है, जीन कहाँ पाया जाता है? तो जीन आपके डीएनए पर ही होता है। मान ले डीएनए जो है जीन की सवारी है जिस पर आपका जीन्स जो है पाए जाते हैं, जिसमें हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब आरएनए जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या है? तो क्या है? आरएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण करना।
इसका मेन काम है। और डीएनए और आरएनए दोनों में जो है 4 नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। ये आपके डीएनए में पाए जाते हैं, सेम आरएनए में पाए जाते हैं, लेकिन आरएनए में 3 सेम हो गए, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन सेम होते हैं, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह एक दूसरा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। वो कौन सा पाया जाता है? वो है आपका यूरेसिल। कौन सा है? यूरेसिल। डीएनए में आपका थाइमिन होगा, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह आपका यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूमंस में, हमारे अंदर जो मानव मनुष्य ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कितनी है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने जोड़े क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं, तो आप क्या देंगे? 23 जोड़े, 23 जो पेयर्स हैं वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। और 23 पेयर यानी कि टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? टोटल 46 क्रोमोसोम एक स्वस्थ ह्यूमन बींग में, एक हेल्दी ह्यूमन बींग में पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, दोबारा यहाँ रिपीट हो रहा है। यहाँ मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। जनरली सेल में जो आपका न्यूक्लियस है वहाँ डीएनए पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर एक डीएनए पाया जाता है तो वो आपके पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसमें डीएनए और राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए शायद मैंने दोबारा भी लिख दिया। चलिए कोई बात नहीं। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी किस पर, तो जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जो सेल्स हैं उन पर जो है जो कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी लागू होती है। लेकिन एक जीव ऐसे भी है, एक जंतु ऐसे भी है जिस पर आपके सेल थ्योरी लागू नहीं होती, और वो कौन है? तो वो है आपके वायरस। तो वायरस पर जो है सेल थ्योरी लागू नहीं होती। और सेल थ्योरी किसने दी थी? आपकी स्लाइडन एंड श्वान ने। किसने दी है? स्लाइडन और श्वान ने आपकी सेल थ्योरी दी है। तो ये थे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी में कोशिका टॉपिक, जो आपका सेल टॉपिक है, इस टॉपिक से बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने जो पिछले एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के, उनमें से छांट कर आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। आप प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो ठीक हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करें, और शेयर कर दें। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। और डेली वीडियो अब ये सीरीज़ जो है हमारे साइंस की आ रही है, तो आप चैनल के साथ निरंतर बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।